सो सो अब हम प्लेटलेट की वही थ्रोम्बोसिस की कंटिन्यूशन कर रहे हैं। सो हमने सबसे पहले एडियन करवाया, फिर उसके बाद रिलीज रिएक्शन करवाया। तो रिलीज रिएक्शन में हमारे पास कौन सा है, एडीपी रिलीज हुआ। थर्ड में एक्टिवेशन ऑफ कोआगुलेशन। जो कोआगुलेशन कैसेड है, जाहिर बात है जो प्लेटलेट की जो मेम्ब्रेन है उसमें फॉस्फोलिपिड अवेलेबल होता है, और फॉस्फोलिपिड के बाद एक थ्रोम्बोसिस यानी एक क्लॉट बनने का एक मैकेनिज्म शुरू होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो मैकेनिज्म है वो यही है कि आर्किडोनिक एसिड का मेटाबॉलिज्म हो। तो आर्किडोनिक एसिड जौन से है जो कि एक्टिवेशन होता है प्लेटलेट मेम्ब्रेन की फॉस्फोलाइपेज। तो प्लेटलेट मेम्ब्रेन जो ऊपर मेम्ब्रेन होती है, जब इसकी एक्टिवेशन होती है तो वो थ्रू साइक्लोपिस पाथवे के ज़रिए होती है। ठीक है, उसके नतीजे में हमारे पास थ्रोम्बोएक्सिन A2, ठीक है, ये हमारे पास आता है। ठीक है, और इसके जो पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है, और ये हेल्प करेगा प्लेटलेट एग्रीगेशन में, यानी और भी ज़्यादा प्लेटलेट्स आ जाएं। ठीक है, और इनहिबिशन अगर इसी पाथवे को हमने ब्लॉक करवाना है तो वो हम एस्पिरिन के ज़रिए दे सकते हैं। अगर एस्पिरिन दे दें तो फिर प्लेटलेट नहीं होगा अवेलेबल। तो प्लेटलेट नहीं होगा तो थ्रोम्बस नहीं बनेगा। तो यही एक वजह है जो हम जितने भी कार्डियक फेलियर वाले पेशेंट को देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। सेकंड, प्लेटलेट एग्रीगेशन। इसके बाद प्लेटलेट एग्रीगेट करेगा। एग्रीगेट का मतलब अब प्लेटलेट जौन सा है, जो अंडरलाइंग एंडोथीलियम है जो एक्सपोज हो गई है उसके साथ जौन सा है, इट विल अटैच इटसेल्फ। तो प्लेटलेट वहाँ जमा होना शुरू हो जाएंगे, एडिशनल प्लेटलेट भी रिक्रूट हो जाएंगे ताकि सारे के सारे प्लेटलेट आ जाएं, और फिर मिलकर एक प्लग बना लेंगे जिसे होम्योस्टैटिक प्लग कहते हैं। और वो जो डैमेज एरिया है वो बंद हो जाएगा ताकि उधर क्लॉट वगैरह बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ज़्यादातर हमारे पास जो प्लेटलेट्स में ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन 2 और 3A होती हैं वो भी हेल्प करती हैं, जो 2 और 3A। तो दे विल आल्सो हेल्प। ऑल्सो जो चीज़ें प्रमोट करती हैं प्लेटलेट में थ्रोम्बस बनने के लिए, तो उसमें एडीपी है यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, थ्रोम्बोन है, थ्रोम्बोएक्सिन A2 है जो कि हमने आर्किडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म, कोलेजिन है, एपिनेफ्रिन है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है। तो फिर इसके बाद स्टेबलाइजिंग होती है और प्लेटलेट फैक्टर की। जो ही वो स्टेबलाइज होता है तो फाइब्रिनोजिन जो है वो प्लेटलेट के साथ अटैच हो जाती है। ठीक है, तो फाइब्रिनोजिन बाइंड हो जाती है और इसके बाद ये प्लेटलेट बिल्कुल ही फिक्स्ड हो जाएगा। और लास्ट में लिमिटेशन ऑफ प्लग फॉर्मेशन। अगर आपने प्लेटलेट की फॉर्मेशन प्लग कम करनी, क्योंकि एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, तो जाहिर बात है ज़्यादा प्लेटलेट प्लग ना बने, तो उसमें पोस्टासाइक्लिन A2 है, तो PGI2। तो ये भी उसी आर्किडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म की सूरत में बनता है। तो ये भी साइक्लोऑक्टिनेज पाथवे है जो एंडोथीलियल सेल्स इसको ये PGI2 हमारे लिए एंडोथीलियल सेल्स जो उनसे है अवेलेबल करते हैं। एंडोथीलियल सेल्स सारी की सारी जितने भी एंडोथीलियम यानी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर होते हैं, तो सबके अंदर फॉस्फोलिपिड होता है। ये एंटागोनिस्ट है प्लेटलेट्स का, यानी ये प्लेटलेट्स को एग्रीगेट नहीं होने देगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से मजीद प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी। ठीक है, so that is the mechanism. So now we will come on the endothelial cells. Endothelial cells मैंने आपको पहले ही बता दिया, endothelial cell प्लेटलेट की एग्रीगेशन को रोकेंगे। रेजिस्टेंस है, ये ज़्यादा जौन से है थ्रोम्बोसिस ज़्यादा बॉडी में नहीं होने देते। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बनाया हुआ है, और इसी तरीके से ही होमियोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। कैसे ये रोकते हैं, क्योंकि इनमें एक हैपरिन लाइक मालिक्यूल होता है, और हैपरिन मालिक्यूल एंटी थ्रोम्बोथ्रिन को एक्टिवेट करता है, जो कि आगे फिर जो हमारा जो थ्रोम्बिन है उसको डीएक्टिवेट करेगा। इसके अलावा प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर है, टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर होता है, ये वो भी सेक्रीट करता है। इसके अलावा जौन सा है ये जितने भी लेके सबको इनएक्टिवेट करके जितने भी थ्रोम्बिन बने हैं उनको डीएक्टिवेट करेगा। इसके अलावा ये थ्रोम्बोमोडलिन, ये एक सरफेस प्रोटीन है जो थ्रोम्बिन को बाइंड करती है और कन्वर्ट करती है प्रोटीन C पर। ये भी विटामिन K डिपेंडेंट है। ठीक है, विटामिन K इसके लिए नेसेसरी होता है, उसको भी इनहिबिट करती है। तो ये किसको करेगी, थ्रोम्बोमोडलिन प्रोटीन को। इसके अलावा सिंथेसाइज करेगी प्रोटीन S को। इसके अलावा PGIT जो कि वो भी हमारे लिए कि थ्रोम्बिन को वो रिमूव करेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे लिए नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करवाएगी। ये भी थ्रोम्बिन ये भी सिमिलर लाइक वर्क है जैसे PGI2 था, वो भी थ्रोम्बिन को नहीं बनने देगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास कैस्केड सिस्टम शुरू होता है। कैस्केड का कोआगुलेशन सिस्टम वही है जैसे कोआगुलेशन होती है जिसके ज़रिए पूरा एक थ्रोम्बिन और आपका क्लॉट बनता है।
तो इसमें 2 पाथवेज़ हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। मैं आपको इसके डायग्राम के ज़रिए बता देता हूँ। जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है, इसमें जो फैक्ट हमारे अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, तकरीबन 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो क्लॉटिंग फैक्टर जो यूज़ होता है, वो होता है 7, ठीक है? और 7 पे जो ही जब कोई इंजरी होती है, तो उसमें जो टिश्यू फैक्टर रिलीज़ होता है, वो इसे एक्टिवेट करता है और ये टिश्यू फैक्टर का एक कम्प्लेक्स बनाता है। इसके बाद यही कम्प्लेक्स जो 10 को 10A में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम, ये 10A, VA और कैल्शियम और PL का कम्बिनेशन ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और फिर फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिनोजिन में, और फाइनली हमारे पास एक फाइब्रिन बन जाता है। यानी आपके जब जख्म होता है उसके ऊपर एक क्लॉट इसी मैकेनिज्म से मिलकर बनता है। जो इंट्रेंसिक पाथवे है उसमें ये टिश्यू फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है। जो इंट्रेंसिक पाथवे है उसमें हमारे अंदर बॉडी के अंदर प्री कलिकैरिन मालिक्यूल है, ये कलिकैरिन में बदलती है, ये फिर फैक्टर 12 को कन्वर्ट करती है 12A में, ठीक है? उसके बाद 11 को कन्वर्ट करती है 11A में, और फिर फैक्टर 9 को कन्वर्ट करती है 9A में, ठीक है? तो 9A के बाद फिर वही पाथवे दोबारा शुरू हो जाता है। उस पाथवे के बाद वही 10A टू 10 इंटू 10A, और इसके बाद प्रोथ्रोम्बिन, और फाइनली हमारे पास कौन सा है, थ्रोम्बिन बन जाती है, फाइब्रिन लिंक। सो ये 2 पाथवे हैं थ्रू विच कौन सा है, थ्रोम्बोसिस हमारे अंदर बनती है। तो बहुत सारे डिसऑर्डर हैं जिनमें थ्रोम्बोसिस ज़्यादा भी बनते हैं और जिसमें कम भी बनती है। कुछ एंटी थ्रोम्बोटिक होते हैं, यानी जो हेमरेज हमारे ब्लीडिंग कर देते हैं। कुछ थ्रोम्बोजेनिक होते हैं, जैसे हीमोफीलिया वॉन ब्लिमेडीज। अगर हीमोफीलिया में आपको पता ही है, उसमें हीमोफीलिया भी हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, इसमें भी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। वॉन ब्लिमेडिन की डेफिशिएंसी होगी तब भी यही होगा। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गई होगी।